नमस्कार। कल हमने कादम्बरी कथामुखम के अंतर्गत शाल्मली वृक्ष का सुंदर चित्रण पढ़ा है। उसी शाल्मली वृक्ष पर, सेमड़ के वृक्ष पर तोते और विभिन्न पक्षी आकर घोंसले बना लिया करते थे और अपनी रातें बिताया करते थे। और वो पक्षी आकाश में उड़ते हुए पंक्तिबद्ध होकर किस तरह का दृश्य प्रस्तुत करते थे, इसी का सुंदर चित्रण इस अनुच्छेद में किया गया है। इस अनुच्छेद का नाम है शुक जन्मादि वर्णनम। तेज तस्मीन वनस्पतौ अतिवाय्य अतिवाय्य निशाम आत्मनीडेषु प्रतिदिनम उत्थाय उत्थाय आहारान अन्वेषणाय नभसि विरचित पंक्तयः मदकल हलधर हल मुखोच्छेप विकीर्ण बहुश्रोत अंबरतले कलिंद कन्याम एव दर्शयन्तः सुर गज उन्मूलित विगलत आकाश गंगा कमलिनी शंकाम उपजनयन्तः दिवस कर रथ तुरग प्रभा अनुलिप्तम एव गगन तलम उपपादयन्तः संचारिणीम एव मरकत स्थली विडंबयन्तः शेवल पल्लव अवलीभिः एव अंबर सरसी प्रसारयन्तः अवलिम सॉरी इसमें अवलिम है अवलिम एव अंबर सरसी प्रसारयन्तः गगन विततैः पक्षपुटैः कदलीदलैः एव दिनकर खर कर निकर परिखेदितानि आशामुखानि वीजयन्तः वियति विसारिणीं शष्पवीथिम् इव आरचयन्तः स इन्द्रायुधम् इव अंतरिक्षम् आदधाना विचरन्ति स्म शुकशकुनयः। आकाश में कतारबद्ध होकर उड़ती हुई तोतों और विभिन्न रंग बिरंगे पक्षियों की कतारें किस तरह से प्रतीत होती है, दिखाई देती है। विभिन्न कल्पनाओं के ताने बाने से कवि ने सुंदर दृश्य उपस्थित किया है। कवि चित्रात्मक वर्णन के सम्राट है। चित्रमय वर्णन करना इनको अति प्रिय है। ये इनकी वर्णन शैली की भी विशिष्टता है। ते च तस्मिन और वे तोते और अन्य पक्षी तस्मिन वनस्पतौ उस वृक्ष पर निशाम आत्मनीडेषु आत्मनीडेषु अपने घोंसलों में निशाम अतिवाह्य अतिवाह्य रात्रियां बिताकर प्रतिदिनम उत्थाय उत्थाय प्रतिदिन उठ उठ कर, यहाँ पुनरुक्ति हुई है। अतिवाह्य अतिवाह्य उत्थाय उत्थाय मतलब हर रोज हर रात वहां पे आराम करते थे। तो निशाम आत्मनीडेषु अपने घोंसलों में निशाम अतिवाह्य रात्रि बिता बिता कर प्रतिदिनम उत्थाय उत्थाय प्रतिदिन उठ उठ कर आहारान अन्वेषणाय भोजन की खोज में नभसी विरचित पंक्तयः आकाश में विरचित पंक्तयः पंक्ति बांधे हुए मदकल हलधर हल मुख उत्क्षेप विकीर्ण बहुश्रोत्सम अंबर तले कलिंद कन्यका में दर्शनत ऐसे प्रतीत हो रहे थे। इसी की विभिन्न कल्पनाएं यहाँ से शुरू होती है। मदकल मद से सुंदर, मद नशापान से सुंदर, हलधर हल मुख उत्क्षेप हलधर बलराम के हल के मुख उत्क्षेप अग्रभाग से उत्क्षेप यानी उछाली गई। कलिंद कन्याम यमुना की बहुश्रोत्सम विकीर्ण अंबर तले बहुश्रोत्सम बहुत सारी विकीर्ण बिखरी हुई जलधाराओं को विकीर्ण बहुश्रोत्सम बिखरी हुई बहुत सारी जलधाराओं को अंबर तले दर्शयंत आकाश तल में आकाश में प्रदर्शित करते हुए, अर्थात वे पक्षियों के जो समूह थे, झुंड थे, पंक्तिबद्ध होकर ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो बलराम जी ने अपने हल के अग्रभाग से या नोक भाग से यमुना की धाराओं को उछाल कर आकाश में प्रसारित कर दिया हो, फैला दिया हो। यमुना का जल भी नीला काला है और पक्षी भी ऐसे ही नीले काले वर्ण के थे। सुर गज उन्मूलित विगलद आकाश गंगा कमलिनी शंकाम उपजनयन्तः। सुरगज एरावत हाथी, देवगज या एरावत हाथी के द्वारा उन्मूलित उखाड़कर विगलत गिराई गई आकाश गंगा कमलिनी
आकाशगंगा की कमलिनी शंकाम उपजनयन्तः, शंका को, संदेह को उपजनयन्तः उत्पन्न करते हुए। ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो ऐरावत ने आकाशगंगा की कमलिनियों को उखाड़ कर आकाश में सब ओर गिरा दिया हो। कमलिनियां भी हरे वर्ण की होती है और पक्षी भी हरित वर्ण के थे। दिवस कर रथ तुरग प्रभानुलिप्तमेव गगनतलम उपपादयन्तः संचारिणीम उपपादयन्तः। दिवस कर रथ, सूर्य के रथ के तुरग, घोड़ों की प्रभा, कांति से अनुलिप्त, अनुलिप्त ओतप्रोत, गगन तलम एवं उपपाद्यंत, मानो आकाश तल को उपपाद्यंत युक्त करते हुए। तो सूर्य के रथ के साथ घोड़े माने गए और उनकी सप्तरंगी जो किरणें हैं वो आकाश में सर्वत्र फैल रही हो। इस तरह से सप्तरंगी वो पक्षियों की कतारें प्रतीत हो रही थी। संचारिणीम एवं मरकत स्थलेम विडम्बयंत, संचारिणीमेव मानो भ्रमण करती हुई, विचरण करती हुई, मरकत स्थली, मरकत मणि से निर्मित भूस्थलिका, भूखंड का विडमयंतः अनुकरण करते हुए। मरकत मणियां भी विभिन्न तरह के रंग प्रकाशित करती है सूर्य के प्रकाश में। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मरकत मणियां ही आकाश में फैली हुई हो और भ्रमण कर रही हो। शेवल पल्लव अवलिम एवं अंबर सरसी प्रसारयंतः, शेवल पल्लव, सेवार के पत्तों की, अवलिम यानी पंक्तियां, पंक्तियों को मानो अंबर सरसी, अंबर रूपी, आकाश रूपी सरोवर में प्रसारयंतः फैलाते हुए। तो यहाँ अंबर सरसी में रूपक अलंकार है। सेवार जो काई जिसे कहते हैं हम सामान्य भाषा में, तो सेवार के पत्तों की पंक्तियां मानो आकाश में फैला रहे हो, वो भी हरी होती है और पक्षी भी हरित वर्ण के थे। गगन वितते पक्षपुटे कदली दले एव दिन कर खर कर निकर परिखेदितानि आशा मुखानि विजयन्तः। गगन वितते, आकाश में फैले हुए, कदली दले एव पक्षपुटैः, कदली दले, केले के पत्तों के समान, पक्षपुटैः, अपने पंखों से, दिन कर खर, कर निकर, दिन कर, सूर्य की, खर तीक्ष्ण प्रचंड, कर निकर, कर किरणें निकर समूह। तो सूर्य की प्रचंड किरणों के समूह से आशा मुखानी परिखेदितानी, परिखेदितानी मुरझाए हुए, थके हुए दिशाओं के मुखों को विजयंतः पंखा करते हुए। प्रकृति का सुंदर मानवीकरण यहाँ कवि ने कर दिया है। मानो पक्षी आकाश में अपने पंखों को फैलाए हुए, और पंख भी कैसे थे, केले के पत्ते जैसे विशाल और हरित वर्ण के थे। उनसे वे सूर्य की प्रचंड गर्मी से मुरझाए हुए, परेशान हुए दिशाओं के मुखों को मानो पंखा कर रहे हो। विजयंता पंखा चलते हुए, जैसे गर्मी से राहत के लिए किसी व्यक्ति पर पंखा किया जाता है, तो प्रकृति का मानवीकरण यहाँ सुंदर प्रकार से कवि ने किया है। वियति विसारिणीम शष्पविधि में वा रचयन्तः, वियति विसारिणीम, आकाश में शष्प हरी भरी घास की, विसारिणीम वीथि में आरचयंत, विसारिणीम फैली हुई, वीथि गली को, आरचयंतः बनाते हुए। आकाश में मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आकाश में हरी भरी घास की फैली हुई गलियों को बना रहे हो। आकाश में हरी भरी घास की अनेक गलियां वहां बनी हुई हो, ऐसा उन पक्षियों की कतार को देखकर प्रतीत हो रहा था। स इंद्रायुधम एवं अंतरिक्षम आदधाना विचरन्ति स्म शुक शकुनयः। इंद्रायुधम एवं, इंद्रायुध से, इंद्रायुध अर्थात इंद्रधनुष से, मानो अंतरिक्षम आकाश को इंद्रधनुष से, आदधाना, आदधाना सुशोभित करते हुए, शुक शकुनय तोते और अन्य पक्षीगण विचरन्ति स्म, विचरण किया करते थे, उड़ा करते थे, विचरण करते थे। तो यहाँ कवि की सुंदर उत्प्रेक्षा दिखाई देती है और कवि की कल्पना शक्ति का हमें यहाँ बहुत होता है। कवि की कल्पना शक्ति अजस्र है, नित्य नूतन कल्पनाओं के माध्यम से वो सुंदर चित्रण करते हैं विषय वस्तु का, या पक्षियों और उनकी द्वारा बनाई गई कतारें आकाश में कैसी प्रतीत हो रही है, उसका जीवंत और स्वाभाविक चित्रण विभिन्न कल्पनाओं के माध्यम से कवि ने किया है। तो इस प्रकार से यहाँ अलंकार योजना और भाषा शैली पर भी हमें कवि की जो प्रतिभा है उसको प्रदर्शित करना है, लिखना है।
अब अगला अनुच्छेद देखिए, एक और इसमें विशेषता है। अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा यहाँ दिखाई दे रही है। कदली दली इव दिन कर खर कर निकर परिखेदी तानी। यह पंक्ति अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा को प्रदर्शित करती है। अब अगला अनुच्छेद देखिए, कृत आहाराश्च पुनः प्रतिनिवृत्ति आत्मकुलाय अवस्थितेभ्यः शावकेभ्यः विविधान् फलरसान् कलममञ्जरी विकारांश्च प्रहत हरिण रुधिर अनुरक्त शार्दूलनख कोटिपाटलेन चञ्चूपुटेन दत्त्वा अधरीकृत सर्वस्नेहेन असाधारणेन गुरुणा अपत्यप्रेम्णा तस्मिन्नेव क्रोडान्त निहिततनयाः शपाः शपयन्ति स्म। कृत आहारश्च, और वे तोते और पक्षी आहार करके, अपना भोजन करके, पुनः प्रतिनिवृत्ति, पुनः लौट कर, वापस आकर, आत्मकुलाय अवस्थितेभ्य, अपने घोंसलों में अवस्थित शावकेभ्य, बच्चों को, विविधान फलरसान, विविध प्रकार के फलों के रस, कलम मंजरी विकारांश, और कलम मंजरी धान की बालियों के विकार दानों को, प्रहत हरिण रुधिर अनुरक्त, प्रहत मारे गए हरिणों के रुधिर से अनुरक्त ओतप्रोत युक्त भरी हुई शार्दुल नख कोटि पाटलेन, सिंह के नाखूनों के अग्रभाग के समान, पाटलेन पाटल वर्णी, कुछ गुलाबी, चंचूपुटेन चौंच से, दत्वा दे देकर, अधरीकृत सर्वस्नेहेन असाधारणेन, समस्त स्नेहों को नीचा दिखा देने वाले, समस्त स्नेहों का, समस्त प्रेम का, समस्त स्नेह का तिरस्कार कर देने वाले, उनको नीचा साबित कर देने वाले, असाधारणेन, असाधारण, अद्वितीय, असामान्य, गुरुणा अपत्य प्रेमणा, प्रबल अपत्य संतति, संतान, प्रेमणा प्रेम से, तीव्र संतान प्रेम के द्वारा, तस्मिन्नेव क्रोडांत निहित तनया, तस्मिन्नेव उस वृक्ष पर ही, क्रोडांत अपनी गोद में, अंतनिहित अवस्थित, भीतर अवस्थित, तनयाहा बच्चों को लिए हुए, अपने गोद में बच्चों को लिए हुए, शपाहा शपयंती स्म, रात्रियां व्यतीत करते थे। तो यहाँ पक्षियों के वात्सल्य का सुंदर चित्रण कवि ने किया है। वात्सल्य रस का यहाँ वर्णन है। पक्षी भी अपने बच्चों से, अपनी संततियों से उतना ही प्रेम करते हैं जितना मनुष्य अपनी संतानों से प्रेम करते हैं। यहाँ कवि ने पक्षियों के प्रेम को संसार में विद्यमान सभी प्रकार के प्राणियों के प्रेम से भी बहुत ही बढ़कर और श्रेष्ठ बता दिया है। इस प्रकार से वे अपने बच्चों की देखभाल करते हैं कि उनके बच्चे सुरक्षित रहे और भोजन प्राप्त कर सके। इसलिए प्रतिदिन घोंसलों से उड़कर अपना भोजन करके और वे पुनः अपने घोंसलों में आकर बच्चों को बड़े ही स्नेह से दत्वा पुनरुक्ति हुई एक एक दाना उन्हें चुगाते थे, उन्हें देते थे। और उनकी चोंच की विशेषता बताइए। चोंच पक्षियों की कुछ कुछ पाटल वर्णी होती है, जैसे कि हरिणों को मारकर, मृगों को मारकर उनका रुधिर जब सिंहों के नाखूनों पे लग जाता है और वो नाखून पाटल वर्णी या कुछ कुछ गुलाबी हो जाते हैं, वैसी ही चोंच इनकी बताई है। तो पाटलेन चंचूपुटेन या लुप्तोपमा अलंकार है। इस प्रकार से हमने देखा कि शुक जन्मादि वर्णन, यहाँ शुक जन्म का जो वैशंपायन अपना वृतांत सुना रहा था, तो उसके जन्म का वर्णन यहाँ से प्रारंभ हो गया है। कैसे पक्षी वहाँ अपनी दिनचर्या व्यतीत करते थे, इसका कवि ने सुंदर चित्रण किया है। और मनुष्यों के समान वो प्रेम करते थे, तो प्रकृति का सुंदर मानवीकरण भी यहाँ कवि ने कर दिया है। यहाँ तक हमने देखा है जो सभी अनुच्छेद में एक सामान्य विशेषता है, वह यह है कि कवि पांचाली शैली के कवि है। विषय के अनुरूप ही वो शब्दावली का प्रयोग करते हैं। आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की कतारों को जब उन्होंने बताया है, तो वहाँ सुंदर, सरल, माधुर्य और प्रसाद गुण से युक्त शैली का उन्होंने, शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया है। साथ ही एक विशेषता और यहाँ महत्वपूर्ण है देखना,
कि कवि के जो वाक्य है वो दीर्घकाय है, दीर्घ वाक्यों की कवि ने योजना की है, यह उनकी अपनी विशेषता है। संपूर्ण वर्णन को, विषय वस्तु का जो वर्णन है पूर्ण रूप से प्रतिपादित करने के लिए वो विशालकाय वाक्यों की रचना करते हैं। आज बस इतना ही, धन्यवाद।